ठीक है, तो आज की क्लास में हम मर्जर एंड अमलगमेशन के सेकंड पार्ट के लिए कवर करते हैं। तो फर्स्ट में हमने देखा था कि कितने टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के मर्जर्स हैं। तो इस टॉपिक में हम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मर्जर, अमलगमेशन, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन, इन सब के यूनिट्स में स्टडी करेंगे। इन सब का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। ठीक है, कि मर्जर क्या है, अमलगमेशन, डीमर्जर, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले है नॉट डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सबसे पहले कि जो मर्जर अमलगमेशन, ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये लेटेस्ट हमारे पास था। क्या अलग अलग सेक्शंस में डिफाइंड है कि, तो आखिर कंपनीज एक्ट में डिफाइन क्या है। कंपनीज एक्ट में सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट्स डिफाइंड है कि अरेंजमेंट्स होते हैं। अरेंजमेंट्स आपके बहुत सारे फॉर्म्स ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे आपको आपका मर्जर होना, अमलगमेशन, तो ये सब अरेंजमेंट्स का टर्म्स ही डिफाइंड है। क्या होता है अरेंजमेंट्स? इंक्लूड ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अच्छा, हमने रिकंस्ट्रक्शन स्टडी किया था, तो रिकंस्ट्रक्शंस में हमने क्या देखा था कि दो टाइप का रिकंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस। और जब कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस होते हैं तो उसमें आपके पास शेयर कैपिटल मेन क्या होती है, रिड्यूस जो होती है। इट शोज रिकंस्ट्रक्शंस एक मेथड है जब कभी कंपनी बहुत टाइम से लॉस बियर कर रही होती है, वो तभी करती है। तो कंपनीज एक्ट में उसी टाइप का आपका अरेंजमेंट्स भी डिफाइंड है कि वो ये, पर यहाँ पे शेयर कैपिटल आपकी बढ़ रही होती है। अगर मान लीजिए रिकंस्ट्रक्शन में चांसेस हमारे पास तभी के हैं जब शेयर कैपिटल आपकी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और जब आपकी शेयर कैपिटल कम होगी तभी के चांसेस हैं। तो व्हाट इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट के अंदर क्या डिफाइंड है? तो अरेंजमेंट इंक्लूड्स ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि यानी कंपनी की शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन करना। कैसे करना? शेयर कैपिटल यानी मान लीजिए कि दो आपकी शेयर कैपिटल थी, आपने दोनों शेयर कैपिटल को क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो दिस इज द अरेंजमेंट। ठीक है, बट इन द रिकंस्ट्रक्शन वी जनरली रिड्यूस्ड अवर कैपिटल। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन में हम जनरली क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को कम करते हैं। ठीक, includes a reorganization of the share capital of the company। तो कंपनी की शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन बाय द कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, यानी अलग अलग क्लासेस के जो शेयर्स होते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग क्लासेस के जो शेयर्स हैं उन सब का क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। तो बाय द कंसोलिडेट कर देना शेयर, इट मींस दिस इज अ अरेंजमेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक है, दिस इज व्हाट इज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के शेयर्स के कंसोलिडेशन और बाय द डिवीजन ऑफ शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। आइदर वी डिवाइड द शेयर्स, ठीक है ना, मतलब बट द अमाउंट नंबर ऑफ द शेयर्स इन बोथ द केसेस, इन द केस ऑफ consolidating and in the case of dividing, number of shares remain the same। ठीक है, number of shares remain the same, but in reconstruction we reduce that part। ठीक है, हम उस पार्ट को कम शेयर पे कैपिटल में कम कर देते हैं। दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन अरेंजमेंट। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या चीज डिफाइन की गई है। अब क्या था, देखो, स्टार्टिंग में इतने मर्जर्स अमलगमेशंस नहीं होते थे। जब से हमारे 1991 के बाद चेंजेस आने लगे हैं,
बहुत सारे, ठीक है, सोसाइटीज में भी चेंजेस आए हैं कि प्रॉफिट कभी ज्यादा है, कम है, इंटरनेशनल लेवल्स पे भी। तो कंपनीज एक्ट ने सिंपल यही सोचा था कि हमारे पास रिकंस्ट्रक्शंस रहेंगे और अरेंजमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट्स में सब कुछ कवर हो गया कि आप अपने शेयर्स में सब कुछ मिक्स कर सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शंस में भी होता है, ऐसा नहीं है कि रिकंस्ट्रक्शंस में नहीं होता, रिकंस्ट्रक्शंस में भी होता है। देन व्हाट इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या डिफाइंड है? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या डिफाइंड है? अमलगमेशन डिफाइंड है। तो व्हाट इज डिफाइंड अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज द अमलगमेशन। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1B, ठीक है, तो ये आपका अमलगमेशन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइंड है। डी मर्जर, ठीक है, तो इनके सेक्शंस लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस क्या होता है अमलगमेशन में, सिंपल है कि ये देखो अमलगमेट, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में थोड़े से डेफिनेशंस पढ़ लिए थे मर्जर और एक्विजिशंस वाले में कि अलग अलग टर्म्स का, इसमें भी देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे क्या था कि आपके पास शेयर कैपिटल में रिकंस्ट्रक्शन था, मतलब रिकंस्ट्रक्शन इट मींस हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिजाइन, जो कंपनी का डिजाइन होता है वो शेयर आपका कैपिटल से बनता है, शेयर कैपिटल से बनता है, समझिएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शंस कभी भी आपके पास आएगा, ठीक है, तो वो बनता है आपका डिजाइन। डिजाइन क्या है? शेयर कैपिटल। तो किसी भी मैनर में शेयर कैपिटल का क्या होना? रीऑर्गेनाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन एनी मैनर, किसी भी मैनर में शेयर कैपिटल का रीऑर्गेनाइजेशन, वेरिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, और इसमें क्या होता है शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के जो अलग अलग अधिकार हैं, राइट्स में डिफरेंसेस हो जाती हैं। वेरिंग द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, ठीक है, वो अलग, ये कंसेप्ट है आपका सिर्फ डिजाइन्स में चेंज होना। लेकिन मर्जर और अगर हम अमलगमेशंस की बात करते हैं पहले, तो मर्जर अमलगमेशंस का ही ये क्या है पार्ट है, आपको बताया था लास्ट में। तो ये क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉरपोरेशन का कॉम्बिनेशन होता है, दो अलग अलग बिजनेस कॉरपोरेशन कंबाइन होते हैं एक सिंगल एंटरप्राइज में। डीमर्जर, ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑफ ए कंपनी, ठीक है, क्या होता है कि डीमर्जर में तो सिंपल है भाई, मेरी कंपनी थी, ठीक है, मेरा कंट्रोल नहीं है, किसी और कंपनी का कंट्रोल है, ठीक है, तो वो मेरी इनिशियल कंपनी बंद हो गई और लास्ट में जो कंपनी थी वो शुरू हो गई। दैट इज ट्रांसफर एंड वेस्टिंग ऑफ एन अंडरटेकिंग ऑफ ए कंपनी की, अंडरटेकिंग का, ठीक है, ट्रांसफर होना इनटू अनदर कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी में। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास क्या मतलब है? अमलगमेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉरपोरेशन, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट बिजनेस कॉरपोरेशन का एक कंबाइंड सिंगल एंटरप्राइज में होना। डीमर्जर, ठीक है, कंपनी की अंडरटेकिंग को दूसरी कंपनी में, ठीक है, ट्रांसफर और वेस्टिंग करना। फिर क्या है? रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड देन अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स का मतलब ही है यहाँ पर आपने रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे शेयर कैपिटल का, लेकिन यहाँ मेनली रीऑर्गेनाइजेशन हमारा इक्विटी का ज्यादा होता है। यहाँ ऑल मोड्स हैं शेयर कैपिटल्स में। नेक्स्ट, ठीक है, अब है सिंपल है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अगर हम मतलब बहुत, देखिए ये वाला जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ से आपको सब कुछ इसमें स्टडी नहीं करना, जो इससे
पुराने वाला था, बेसिक वाला था, उसमें तो डायग्रामेटिकली सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसमें से सिंपल आपको ये देखना है बहुत सारे जो मर्जर अमलगमेशंस है आपका कहाँ कहाँ पे कवर होता है। कंपनीज एक्ट में भी है, लिस्टिंग एग्रीमेंट में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सैबी के अंडर भी है, और यहाँ पे कंपनी के अलग से अपने रूल्स लगते हैं, कोर्ट रूल्स, फेमा एक्ट में भी है। ठीक है, तो ये बस थोड़े से वैसे ही इसको रिकॉल करने हैं उस लेवल के लिए कि हाँ ये आपका बहुत सारे पार्ट्स में कवर होता है। हम्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंपनी की। ठीक है, तो कंपनी का तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है वो जो कि आपकी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो अमलगमेशंस भी आपका सेक्शन 391 के अंडर होता है, जहाँ पे ट्रांसफरर कंपनी एक फॉरेन कंपनी, या आपको ट्रांसफरर और इन सब के लिए छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, बस इतना समझिए कि देयर इज अ टू कंपनीज जो कि एक सिंगल एंटिटी में उन्हें कन्वर्ट होना है। ठीक है, ठीक, अगर आपके पास, ठीक है, जो मान लीजिए आपकी अब दो कंपनी, चाहे वो बाहर की कंपनी हो चाहे हमारे यहाँ की कंपनी हो, जो सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो रही है, वो अगर बाहर की है तो हम उसे हमारे कंपनी एक्ट की डेफिनेशन में अमलगमेशन नहीं मानेंगे। वो जबकि जो एक नई कंपनी बन रही है वो इंडियन कंपनी बननी चाहिए, वही मतलब लिखा है कि ट्रांसफरिंग कंपनी इज ए फॉरेन कंपनी। ठीक है, वेयर दी ट्रांसफरर कंपनी इज ए फॉरेन कंपनी। ठीक है, वो है नेक्स्ट, प्रोविजंस इन दी कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर है, प्रोविजंस है थोड़े से इसमें, मतलब हमें सिर्फ इसको प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली बस थोड़ा सा व्यू देना है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में। आपका अरेंजमेंट्स क्या है, कॉम्प्रोमाइज, ये सब बस इतना होता है। अरेंजमेंट्स अगर हम जब कभी भी करते हैं तो ये हर टाइप का शेयर कैपिटल्स में होगा। तो इसका मतलब कि आपकी कंपनीज के बीच में जितने भी क्रेडिटर्स हैं और अलग अलग मेंबर्स हैं उसे ये कवर करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कौन कौन इसे कर सकता है अरेंजमेंट्स करने के लिए, भाई क्रेडिटर्स चाहते हैं, मान लीजिए कंपनी ने कहा कि मुझे आपको 1 लाख रुपीज देने हैं, ये मेरे क्रेडिटर्स है, तो इनको मैंने क्या ऑफर कर दिया, शेयर्स ऑफर कर दिया, तो ये आपका डिफाइंड है, ये अरेंजमेंट्स का पार्ट है। ठीक है, अप्रूवल एंड सेक्शंस, तो आपको ऐसा करने के लिए मेंबर्स की अप्रूवल होनी चाहिए, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। स्पेशल रेजोल्यूशंस में देखना जाए, जितने भी सारे क्रेडिटर्स के लिए अगर हम डिस्कशंस करते हैं तो क्रेडिटर्स की भी रजामंदी होनी चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर्स ने आपको ट्रस्ट करके आपको पैसा दिया है, अपना मनी दी है लगाने के लिए, तो आपको उनकी मनी को भी, ठीक है, पूछना है, उन्हें वो वैल्यू देनी है, वो भी आपसे सेफ होने चाहिए। 3/4 उसकी वैल्यू होती है, यानी कि 3/4 इतने अलाउड होना चाहिए। तो ये पार्ट कम आता है एग्जाम में, ये कोर्ट रूल नहीं करने हमें, कंपनी के कोर्ट रूल्स हमें नहीं करने, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है। ये बहुत सारे रूल्स नहीं पूछे गए, आज तक कभी रूल्स नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, नाउ दिस इज अ मेन पार्ट। हम मेन पार्ट पे आते हैं जो हमें अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से स्टडी करना है। तो अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं मर्जर बता रही हूँ, ठीक है, तो अमलगमेशन, इट मींस अमलगमेशन इज अ ब्रॉड टर्म। ठीक है, तो मर्जर एंड परचेज, मर्जर कम्स अंडर द अमलगमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम कभी वर्ड्स बोलते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन, ये वर्ड आपस में, ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि मर्जर और एक्विजिशंस का लिंक है, लेकिन मर्जर और अमलगमेशंस का लिंक नहीं है, बिकॉज अमलगमेशन इज अ वाइड टर्म। सो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 क्या होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14
आपका अमलगमेशन के बारे में बताता है। सबसे पहली बात, अमलगमेशन क्या है, तो ये पता होना चाहिए। अमलगमेशन है कि आपकी दो कंपनीज हैं, दो कंपनीज मिक्स होके आपकी क्या एक सिंगल एंटिटी बन गई है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 रिकॉग्नाइजेस टू टाइप्स ऑफ अमलगमेशन। तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है, तो दो है। तो अमलगमेशन एक मर्जर के नेचर में, एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर मैं कहूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो यही है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, देखो, सारे अमलगमेशन मर्जर नहीं होते। मर्जर होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। देखो क्या होता है, मैं सिंपल से आपको बताऊं भाई। अब है, मान लीजिए कि अब मैं एक शादी का एग्जांपल आपको देती हूँ, ठीक है। जैसे आजकल, पहले क्या था कि ठीक है, मतलब जब तक शादी नहीं होती थी, ठीक है, लड़का लड़की बात भी नहीं करते थे। इट इज जस्ट लाइक कि मतलब एक टेक ओवर टाइप लाइक, ठीक है ना, लड़की है ना, वो आज भी ऐसे होता है, पैसे देते हैं एंड देन, ठीक है, मतलब लड़की वाले जो होते हैं पैसे देते हैं कि हमने इतने पैसे दिए, हमने ये गाड़ी दी, ये सब, तो दिस इज लाइक योर परचेज, ठीक है। अब फिर क्या होता है, नहीं, अब वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग की अगर हम बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि नहीं, जो वो दोनों जो है मतलब जो आगे लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, वो दोनों एक दूसरे की के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कि उसने क्या किया हुआ है। तो दिस इज योर मर्जर। मर्जर आपके लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। मतलब मैं ये जान, ऐसा मतलब नहीं है कि मैं शादी के लिए वो नहीं कह रही कि वो शादी मेरी चलती नहीं है, पर मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, ठीक है। तो मर्जर में हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका दो जो इंस्टीट्यूशन है वही आपस में मर्ज नहीं हो रहे हैं, दो इंस्टीट्यूशंस का इंटरनल पार्ट भी, वो भी मर्ज हो रहे हैं, दिस इज योर मर्जर। तो मर्जर, मर्जर एक स्टेप आगे है आपका परचेज से। भाई मैंने तो इसे खरीद लिया, मैंने इसे परचेज कर लिया, इसे तो मेरे अकॉर्डिंगली रन करना होगा, ठीक है, इसके लिए मैं रन करूंगी। मर्जर में भी ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका शेयर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसी की चलेगी, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है किसका कम किसका कैसे ज्यादा है। तो amalgamation in the nature of merger has been defined to mean an amalgamation which satisfies all the following conditions, ठीक है। नंबर वन, all the assets and liabilities of the transferor company, ठीक है, यानी कि ट्रांसफरर कंपनी की जितनी भी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज है, समझिए मेन, ठीक है, वो आपकी सारी, यानी भाई मैं जो है, यानी दो एंटिटीज आती हैं ट्रांसफरी कंपनी में। मान लीजिए कि दो कंपनी है, ठीक है, ए है बी है, वो अमल मतलब वो मर्जर हो रही है। तो मर्जर होके दो यहाँ पे केस है, तो यहाँ पे वो सी में भी हो सकती है, और सी कंपनी नाम दे सकती है, या फिर वो एग्जिस्टिंग कंपनी, क्योंकि मर्जर में एग्जिस्टिंग कंपनी ज्यादा चलती है। तो मान लीजिए ए और बी आपस में मिक्स होके वो बी ही कंपनी रहेगी, समझ में आया। ये चांसेस मर्जर्स के 99% होते हैं। तो हम मर्जर की डेफिनेशन देते ही इस टाइप से हैं, यानी ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स लायबिलिटीज अब किसकी हो गई, ट्रांसफरी कंपनी की हो गई। फिर हम इसे ऐसे क्यों बोलते हैं कि ये मर्जर है, देखा जाए तो जब ट्रांसफरी कंपनी का ही नाम चलेगा, ट्रांसफरी कंपनी का ही सब कुछ हो गया, तो भाई ट्रांसफरी कंपनी ने खरीद लिया ना। लेकिन नहीं, हम ये मानते हैं इसमें कि मानते हैं कि सारे अधिकार सारे राइट्स बी कंपनी के ही होंगे, बी कंपनी का ही नाम चलेगा, लेकिन यहाँ ए कंपनी को भी उसकी थोड़ी बहुत आइडेंटिटी दी जाएगी। दिस इज अ मर्जर, दिस इज नॉट अ परचेज। नेक्स्ट,
शेयर होल्डर्स नॉट होल्डिंग लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू, यानी कि जो जितने भी, सिंपल समझिए, जो इक्विटी शेयर्स हैं 90% से ज्यादा, 90% तो कम से कम है भाई, 90% मतलब इक्विटी, यानी इक्विटी में अगर हम किसी कंपनी की इक्विटी में हाथ देते हैं, एक मिनट, एक मिनट बचे, ठीक है। तो shareholders not holding less than 90% of the face value of the equity shares of the ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है। तो यानी कि सिंपल समझिए, अब आप यहाँ पे देखिए, आप मतलब उसके इक्विटी शेयर, एक कंपनी के इक्विटी शेयर भी 90% से कम नहीं बल्कि ज्यादा ही आपको बी को देने पड़ेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक कि बी सब कुछ टेक ओवर कर रहा है, बट स्टिल इसे हम मर्जर कहते हैं, ठीक है, समझिएगा। द कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, आप इक्विटी शेयर में, क्योंकि भाई ट्रांसफर ही कंपनी है, बी है, जब इक्विटी शेयर लेना, ठीक है, चाहती है तो वो हाँ ले सकती है भाई, 90, मान लीजिए कि 92% इक्विटी शेयर तो उसने बी केस में ले लिए, बाकी के जो 5% है वो इक्विटी शेयर, क्योंकि देखिए भाई जब बी कंपनी कुछ ना कुछ उसको टेक ओवर करेगी, लाइक अ टेक ओवर, ठीक है, मैं टेक ओवर वर्ड सॉरी यहाँ बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो कंसेप्ट अलग आ जाता है। जब बी कंपनी उसे रूल ओवर करेगी तो वो फ्री में तो करेगी नहीं, उसे भी अपना कुछ ना कुछ ऑब्वियसली डिमांड होगा। और यहाँ हम ये कहें कि जब एक कंपनी अपना बिजनेस दे रही है तो वो तो कुछ ना कुछ डिमांड तो करेगी ना, ठीक है। तो सॉरी, वो कुछ ना कुछ तो क्या होगी, देगी। तो या तो क्या करते हैं, तो इक्विटी शेयर्स में डीलिंग हो जाती है, क्योंकि बी को उसके पूरे एंटायर बिजनेस में इंटरेस्ट है, ठीक है। और आधा जो होता है वो आपका एक्सेप्ट दैट कैश में बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्रैक्शनल शेयर्स, तो ठीक है। तो एक्सेप्ट कि जो कैश है वो किसी भी फ्रैक्शनल शेयर्स के रिस्पेक्ट में पेड होने चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि जो बाकी का जो कैश होता है आप बाकी के कैश में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। इक्विटी शेयर्स में दे दिया, मान लीजिए कि जो कुछ इक्विटी शेयर्स के अलावा कुछ सेटलमेंट बचती है तो आप कैश में कर सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है वो ट्रांसफरी कंपनी कैरिड करेगी ऑब्वियसली, ये नहीं कि ठीक है, अब मान लीजिए इस केस में ये बात नहीं चलेगी कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सूट खरीद के लेके आई हूं और उसे मैंने एक साल बाद पहना, यानी मैंने कंपनी खरीद ली, ठीक है, और मैंने उस कंपनी को एक साथ बाद रन कर रही हूँ, ये चीजें नहीं चलेगी इस केस में। मर्जर हो रहा है, मर्जर में आपको लाइक का मर्जर सब कुछ होता है एक्विजिशन की तरह, लेकिन मर्जर्स के ये कंडीशंस हैं कि आप उसे कल से ही करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा, ठीक है। नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड to the book value of the assets and liabilities of the transferor company,
ठीक है, कह रहे हैं कि ट्रांसफरर कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज के बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि मतलब जो भी उनकी बैलेंस शीट्स में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंगली करना है। तो नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड to the book values of the assets and liabilities of the transferor company when they are incorporated in the financial statements of the transferee company। ठीक है, जब ये ट्रांसफरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट होंगे, एक्सेप्ट टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है, यानी अकाउंटिंग पॉलिसीज की यूनिफॉर्मिटी को इंश्योर करने के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि अकाउंटिंग पॉलिसी यही कहती है ना कि आपको या तो जो भी वैल्यू कम होती है, ठीक है, उसके ऊपर आपको रन करना चाहिए। ठीक है, मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, मान लीजिए कि उनकी जो एसेट्स की वैल्यू है आज उनकी वैल्यू थोड़ी, ये तो कभी केस होता नहीं है कि ये तो सिर्फ आपका प्लांट हो, मशीनरी हो, लैंड को छोड़ के सभी में डेप्रिसिएशन लगता है, वही सेम वैल्यू तो नहीं होती है। ठीक है, तो कोई एडजस्टमेंट उतनी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपका, अगर ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो वो मर्जर है। मर्जर में सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो शेयर होल्डर्स का पूछा जाता है। ठीक है, और ये वाला कंसिडरेशंस का पॉइंट, अगर इनमें से कोई भी पॉइंट रिमेनिंग है देन वो आपका परचेज का पॉइंट है। लिखा है अमलगमेशन विच डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द अबव कंडीशन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि भाई ठीक है, एक लड़की को बाद में समझ आया नहीं यार वो थोड़ा सा क्या है, जो मतलब होने वाला पार्टनर है वो थोड़ा सा मनी माइंडेड है या फिर उसको इस तरीके से है, उसे ऐसा लगता, मतलब ऐसा ऐसा उसको लग रहा है, तो लाइक उसकी ये जो कुछ कंडीशंस है, मान लीजिए शेयर होल्डर्स वाली सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उस केस में वो जो मैनेज दूसरे केस में चली जाएगी। ठीक है, तो यही है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एंड देन है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, क्योंकि आपके पास मर्जर के नेचर में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड क्या कहता है ये देखते हैं। द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, द एसेट्स लायबिलिटीज एंड रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, ठीक है, वही रिकॉर्ड किए जाएंगे ट्रांसफरिंग कंपनी के द्वारा। एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, मानी कि जो अमाउंट चल रही है पहले वही देखा हमने। ठीक है, कैरिंग अमाउंट में कैसे होगा, कैरिंग अमाउंट का मतलब है कि कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, तो वो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रिजर्व्स है ट्रांसफरर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपीयर होते हैं इन द सेम फॉर्म जिस फॉर्म में वो ट्रांसफरिंग, मतलब रिजर्व्स भी कहने का मतलब है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मींस कि जिस तरीके से मर्जर है, ये पहली बात मर्जर है, मर्जर में समझिएगा अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको समझाया इसमें। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग इन द केस की आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है मर्जर के केस में। सो दिस इज अ पूलिंग ऑफ द इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट इसमें मिक्स हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक को दबा रहे हैं, एक को यानी कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेशक आपकी ही चलेगी, सारे एसेट्स लायबिलिटीज सब कुछ रिकॉर्ड्स बी कंपनी का है, लेकिन ए कंपनी अपनी आइडेंटिटी 100% लूज नहीं करेगी। दिस इज द मर्जर। ठीक है, तो फिर रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो ट्रांसफरी कंपनी में सेम फॉर्म में ही अपीयर होंगे, मतलब जो जहाँ पे जैसे है वो उसी फॉर्म में क्या होगा, अब ठीक है ना, डेट होंगे। नाउ अब ये है आपके पास परचेज मेथड। ठीक है, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड हमने देखा, तो मेनली पूलिंग ऑफ एक होता है परचेज कंसिडरेशन मेथड और एक आपका होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ठीक है, ये आपका मर्जर में होता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, अब आइए, परचेज मेथड होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे ही, वहां के अकॉर्डिंगली या यहाँ के अकॉर्डिंगली चेंजेस आते हैं। तो जिस तरीके से हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस यहाँ आता है कि भाई मैंने ना परचेज किया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंगली रन कर सकती हूँ मेन मेन सेव का। ठीक है, मैं ये सामान खरीद के लेके आई हूँ, मैं इस सामान को कूड़े में डालूं या मैं इसे मतलब यूज करूं, दिस इज माई हेडेक। ठीक है भाई, मैं ये सामान को, अब मुझे इसमें किसी की सहमति नहीं चाहिए। दिस इज नॉट अ मर्जर, मर्जर किसी की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, मेरी अकेले की अंडरस्टैंडिंग काफी है, क्योंकि मैं इसे खरीद के लेके, ऐसा नहीं है कि मर्जर में मैंने परचेज नहीं किया, मैंने खरीदा नहीं है, मैंने पैसे नहीं दिए हैं। कंसेप्ट को समझिएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को ऐसे समझोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, परचेज में मैंने पैसे दिए भाई, मैं उसे कुछ भी करूं, दिस इज व्हाट इज योर द परचेज मेथड। ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट फॉर अमलगमेशन आइदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द एसेट एंड लायबिलिटीज। भाई आइदर लिखा है, या तो भाई जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज की अमाउंट चल रही है वो ऐसे रिकॉर्ड कर सकती है, या फिर वो जिस टाइम पे अमलगमेशन हुआ है उस टाइम पे उनकी क्या फेयर वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर सकती है। समझिए, तो क्या यहाँ पे मर्जर के केस में तो बी की ए की आइडेंटिटी को हमने रखा, ए की सहमति को रखा, ए की अंडरस्टैंडिंग को रखा, लेकिन यहाँ ए की अंडरस्टैंडिंग को नहीं रखा गया। और देखिए, मर्जर का ना सिर्फ एक नाम होता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस के केस में कोई किसी की नहीं सुनता, तो बिजनेस के केस में परचेज, ठीक है, ज्यादा चलता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ब्रिंगिंग टू द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी द प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व ऑफ द ट्रांसफरर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं होता ऑफ ब्रिंगिंग टू द बुक्स ऑफ द, कि ट्रांसफरी की बुक्स को में प्रॉफिट कहाँ है, रिजर्व्स कहाँ है, नो, वो अपना खुद करेगा। ठीक है, यहाँ पे बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, वहां पे वो चेक करता है, देखता है कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ना इतना ज्यादा इनके टोटल एसेट्स इतनी थी, तो इस टोटल एसेट्स में से इनकी लायबिलिटीज माइनस की गई, एंड देन देखा कि भाई गुडविल आया है, कि मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये मैंने इतने पैसे दिए थे। ठीक है, तो वो सब कुछ चेक करता है। ठीक है, उसमें एनालाइज करता है कि भाई परचेज किया है ना, तो वो चीजों को देखेगा। तो ये हमने मर्जर के केस में नहीं देखा था। ठीक है, तो मर्जर के केस में हमने इस वाले को पार्ट को नहीं किया था। तो द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। ठीक है, एक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, यानी ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी ने जो नेट एसेट्स एक्वायर्ड की गई है, भाई अब नेट एसेट्स, भाई मैंने देखा कि ये जो नेट एसेट्स है ये 2 लाख रुपीस की थी। ठीक है, ठीक है, तो मुझे 2 लाख रुपए तो मिले नेट एसेट से, लेकिन मैंने कुछ दिया भी होगा। जब मैंने परचेज किया है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ दिया होगा। तो जब मैंने परचेज किया है तो मैंने मान लीजिए कि 5 लाख रुपीस दिए, तो वो जो डिफरेंस आता है, ठीक है, इसका मतलब कि मैंने उसकी कोई ना कोई गुडविल होगी भाई, तभी तो मैंने उसको 5 लाख, इतना लॉस कर रही है उसकी कंपनी, फिर भी मैंने उसे 5 लाख रुपए दिए, क्यों, क्योंकि उसने नाम कमाया हुआ है। ठीक है, मेरा, मैं उसके नाम को कवर कर रही हूं, मैं, कोई नाम जाएगा कि उसके नाम को मैंने परचेज किया, तो मेरा नाम तो उससे भी ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। तो या तो कैपिटल आपका रिजर्व में आएगा या फिर आपका गुडविल, डेबिट होगा कम होगा तो गुडविल, ज्यादा होगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो वही सेम में, और अगर गुडविल होती है तो वो तो आपके आने वाले टाइम में 5 सालों में क्या होती है, अमोर्टाइज हो जाती है। एज द केस में बी, गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है, तो जो गुडविल अराइज होती है अमलगमेशन में वो ट्रीट की जाती है कैसे, एसेट के तौर पे,
एंड amortized ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years पे धीरे धीरे amortized होगी। ठीक है, तो सिंपल सीधी सी बात है, जब अमलगमेशन है तो अगर आपका बैलेंस शीट डेट के बाद है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया हुआ है, थोड़े बहुत उसमें एंट्रीज में चेंजेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इशू होने से पहले है, तो डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कोई भी चीज हाइड में तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अपने शेयर होल्डर्स भी हैं, आपके अपने लाइबिलिटीज के लिए है, कोई भी चीज होल्ड करने से बेनिफिट नहीं है। तो डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डेंस कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट में। ये आपको पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है ये कंटिजेंसी, और जो बैलेंस शीट डेट के बाद जो इवेंट्स अकर हुए हैं उसमें। अमलगमेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं पड़ता, वो तो हमें एंट्री से पास करनी पड़ती है जब हो जाती है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस नहीं है, ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशंस ये वाले पार्ट नहीं करना है ना, ये अब आई थिंक ये मेन वही वाला पार्ट करना था। इसका बस एक ये वाला पार्ट करना है, और कोई पार्ट नहीं करना, आपको ध्यान रखिएगा, केसेस एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी ऑन मर्जर, ठीक है, तो मर्जर पे जो स्टैम्प ड्यूटी है, जैसे कि इसके क्या है, दो थॉट्स हैं, दो थॉट्स मतलब आज भी ये मानी जाती है कि जो भी स्टैम्प ड्यूटीज लगाए जा रहे, जो भी पार्टीज अप्रूव करती हैं, ठीक है, तो वो एक ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा करना, ये उनकी अपने लिए अपनी मर्जी से किया गया एक्ट है पार्टीज के द्वारा। और ये ऐसा माना जाता है कहाँ कहाँ पे, महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान में। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोर्ट भी जब कभी क्या होता है कि देखो, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं उसका सॉलिड प्रूफ है ना, तो आपको आगे चल के बहुत अच्छा होगा, इससे कोई भी मैटर्स या केसेस जो भी कुछ चीज होते हैं उसको आपको बेनिफिट मिलेगा। और एज अ कॉमर्स स्टूडेंट्स आपको हिसाब किताब में और कोई भी डॉक्यूमेंट्स को रखने में फेल नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में ढंग से जानते हैं कि पैसे से ज्यादा कीमती डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो स्कीम्स हैं आपकी, ये जो स्कीम्स है स्टैम्प ड्यूटी की, ये अगर ये आपकी वॉलंटरी एक्ट है, पार्टीज करना चाहती हैं या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, तो आपको पता है कि उसमें कोर्ट की फीस लगती है, कोर्ट के मैटर्स होते हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ मर्जर कि आपके जैसे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, जैसे स्कीम्स होती हैं, ठीक है, उसमें तो वैसे ही आपके जो मर्जर है उसके केस में भी स्कीम्स होंगी। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अ स्कीम हैपेंस बाय वे ऑफ वेस्टिंग, ठीक है, एंड देयरफॉर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन इंस्ट्रूमेंट्स, रिगार्ड नहीं किया जाता। ठीक है, दैट्स इट, इसी पार्ट में हमारा होने वाला है। ठीक है, ये सब नहीं करना है आपको, डोंट वरी, ये कोर्ट के केसेस का पार्ट इंक्लूड अकाउंट्स में नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीट, ये सारा आपका कोर्ट केसेस का पार्ट है, तो कवर कर देती हूँ, ये इतना हमारा कवर हो चुका है। अभी 5 मिनट्स दीजिएगा, नेक्स्ट मीटिंग आपकी, ठीक है, शेयर करती हूँ। ये कवर हो चुका, थैंक यू।